हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एमसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। सेंटर ऑफ मास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने लोगों ने नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करें तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इससे पहले करीबन शायद 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये बोला था कि अगर अपने पास में कुछ सिमेट्रिक बॉडीज़ है, लाइक ऐसा, देखो लास्ट लेक्चर के कुछ अपने पास में स्लाइड्स है, एक सेकंड। तो ये था कि अगर अपने पास में कुछ सिमेट्रिक बॉडीज़ है, लाइक एक रॉड है या वायर है या एक स्क्वायर शीट है या रेक्टेंगुलर शीट है या सर्कल है या सर्कुलर रिंग है या डिस्क है, या फिर अपने पास में है सॉलिड हेमिस्फेयर, ये सॉलिड स्फेयर कंप्लीट फुल स्फेयर या होलो स्फेयर, या अपने पास में सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंटेनर है, तो इन सब के लिए अपने पास में सेंटर ऑफ मास जो है, जैसे इसका बीच वाले पॉइंट पे, इसका इनके जो डायगोनल्स हैं उनके इंटरसेक्शन पे, इसका भी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे मिलेगा, इसके भी सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये सॉलिड स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है। सिमिलर वे में अगर हमारे पास में कोई डिस्क है तो डिस्क का जो सेंटर होगा उसी पे उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, रिंग के भी सेंटर पे सेंटर ऑफ मास। ये सारी चीज़ें कब है, और ऐसे सिलेंडर के भी बीच में, ये जो इसका जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट पे, हाइट के बीच में, जैसे लाइक यहाँ से बात करें तो h/2 पे, या यहाँ से बात करें तो h/2 नीचे, ये सेंटर ऑफ मास इनका इस पॉइंट पे मिलेगा। ये कब, जब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली हो, मतलब बराबर बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ बॉडीज और थे, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर अपने पास में एक रिंग है लेकिन फुल नहीं है, आधा रिंग, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी रिंग। अगर इस सेमी रिंग के सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है इस ओरिजिन से कुछ ऊपर की तरफ मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से डिस्क की बात करें तो ये भी कुछ ऊपर की तरफ मिलता है। ऐसे स्फेयर, हेमीस्फेयर, आधा स्फेयर, तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए थे आपको। जैसे सेमी रिंग की बात करते थे हम लोग, इस पे तो सवाल भी किए थे हम लोग। सेमी रिंग पे अगर बात करें तो सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, इसका ये जो वाला ओ पॉइंट है इससे 2r/पाई ऊपर की तरफ। और अगर अपने पास में सेमी सर्कुलर डिस्क है तो डिस्क का यहाँ से कितनी हाइट पे, 4r/3 पे, इससे, समझ गए। तो ये मिला था अपने को। फिर हमने ये बोला कि जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास में रिंग का भी आधा ही पार्ट आए, मतलब सेमी रिंग आए। हो सकता है कि रिंग पूरा ही ना हो, एक आर्क आ जाए आपके पास में, कि जैसे आपके पास में ये इतना ही आर्क है, इतना आर्क है, और आपसे बोला जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ये तो आधा आर्क भी नहीं है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये बताया था। और डिस्क में भी अगर आपके पास में एक सेगमेंट कटा हुआ हो तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करके बताए थे आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हो चुका था। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास में, अच्छा ये पहले डिस्कस हो चुका था हमारा, हेमिस्फेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से r/2 पे, ये होलो हेमिस्फेयर के लिए। और सॉलिड हेमिस्फेयर है तो इसका यहाँ से हाइट कितनी है, 3r/8 पे। ऐसे ही कॉन में, कॉन जानते हो ना, वही जो आप सॉफ्टी खाते हो ना, आइसक्रीम वाला, तो वो सॉफ्टी का जो पार्ट आता है जिसमें वो क्रीम वगैरह रहती है, वो तो होलो, वो कौन है आपके पास में, तो अगर वो खाली है तो होलो कौन हो गया, अगर वो भरा हुआ तो वो सॉलिड कौन हो गया। तो सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास इस, ये जो सर्कुलर एरिया वाला जो बेस है इसके, इससे हाइट है इसकी h/4, और इसमें हाइट कितनी है, h/3 हाइट पे मिलता है। इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं, इनके सेंटर ऑफ मास का अपने को आइडिया। अभी तो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इनके डेरिवेशंस बताऊंगा मैं एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। चलिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास में ऐसा है, एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं, एक सॉलिड कोन है। क्या है आपके पास में, एक सॉलिड कोन। ठीक है।
मान लो इसका मास जो है वो कैपिटल M मास है, ठीक है, और इसके यहाँ पर एक आपके पास में एक रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉल रखा हुआ है। एक काम करते हैं, इस बॉल का थोड़ा जो साइज है वो हम चेंज कर देते हैं। ये तो कौन हो गया, ये जो बॉल है, ये मान लो ऐसा बॉल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इस बॉल का कुछ रेडियस होगा, मान लो कि इसका कुछ रेडियस है, ये लो R रेडियस है इसका, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। किसका सेंटर ऑफ मास? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है। मान लो इसका मास भी है अपने पास में कैपिटल M। ये जरूरी नहीं इसका मास कुछ और भी हो सकता है। जैसे अब मास डिफरेंट होने के हिसाब से मैं कुछ बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि इसका मास है आपके पास में M1 और इसका मास है मान लो M2। थोड़ा जनरलाइजेशन समझना इस क्वेश्चन से, मैं प्रॉब्लम को थोड़ा जनरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? मान लो आपके पास में ये कौन है और एक ये बॉल है, मुझे इस पूरे सिस्टम का जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा कहाँ पे? पहले एक बार आइडिया लगाइए। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल बॉडी की बात करूँ, जैसे मान लो कि मुझे कहीं ना कहीं तो ओरिजिन तो लेना पड़ेगा। ओरिजिन मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये ओरिजिन है। अब सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग आइडिया डिस्कस करें तो इस कौन का सेंटर ऑफ मास मिलेगा अपने को इस हाइट पे, कितनी पे? h/4 पे। h/4 पे क्यों? देखो कौन अगर सॉलिड है तो यहाँ से h/4 हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो ये h/4 पे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ इस सॉलिड कौन को हम समेट के कंबाइंडली इस जगह पे पुट कर सकते हैं जिसका मास कितना है? M1। अरे कर सकते हैं, ओके। तो इसका मास तो हम ये लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरा, अपने पास में ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है? इसके सेंटर पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास सबको पता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, करेक्ट। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो मान लो ये हाइट है R। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे को उठा के मैं इस जगह पे पुट कर सकता हूँ, जो कि क्या मास रहेगा? M2। मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर एक बार सही से समझोगे आप लोग तो ऐसा है कि अगर मैं इस कॉन को तो इस जगह पे पुट कर सकता हूँ, इस जगह पे, और इस पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर को इस जगह पे पुट कर सकता हूँ, इसका मास M2 है। तो इसको तो यहाँ पे पुट कर दूँ और इसको यहाँ पे पुट कर दूँ क्या? तो आइए, तो इस M1 को तो मान लो कि मैंने ऐसे पुट कर लिया, ये M1 हो गया। और सिमिलरली ये जो है इस हाइट पे इस जगह पे मान लो, इस जगह पे अपने को ये पुट करना है M2, करेक्ट। तो अब अपने पास में दो जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब ये पूरा जो सिस्टम था उसको मैंने टू बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया क्या? अब टू पार्टिकल सिस्टम हो गया अपने पास। एक का मास है M1, दूसरे का मास कितना है? M2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है बस। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस पता चल गई तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास पता कर लूँगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो D है, कितनी है? D। अब ये D कितनी है? आप ये देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। तो मुझे ये दोनों के बीच की ये डिस्टेंस ही तो पता करनी है। विच डिस्टेंस? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पता करनी है। अब ये डिस्टेंस कितनी है? सपोज मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ये हाइट जो है ये कैपिटल H है। तो अगर ये हाइट कौन की कैपिटल H है, ये h/4 है, तो ये हाइट कितनी बची? ये हाइट कितनी आई मेरे को ये बताना। ये टोटल h में से h/4 माइनस, ये टोटल h यहाँ तक, इसमें से h/4 माइनस हो गया तो ये कितना बच गया? h माइनस h/4, 3h/4। तो ये हाइट हो गई 3h/4। ये हाइट 3h/4, ये है R। तो R प्लस 3h/4, ये क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई क्या? जो कि D है। मतलब D क्या आया आपके पास में? D इज 3h/4 प्लस कैपिटल R। ये D आ गया। अब अगर आपके पास में D है, M1 M2 है, तो क्या आप टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं क्या? अरे कर लेंगे ना, सिंपल आपको आता ही है अब तो सेंटर ऑफ मास अब आप पता कर लेना।
कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास आप पता कर सकते हैं, समझ गए। चलिए ये कर लें। अब देखो, इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आर का वैल्यू एच के टर्म्स में दे दे या एच का वैल्यू आर के टर्म्स में दे दे, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा काटने में, तो वो वैसे किया जा सकता है, लेकिन पहले लॉजिक आपको ऐसे लगाया जा सकता है। क्लियर? ओके भैया। दूसरा एक और बात सुनना, जैसे अगर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपके पास में है कुछ ऐसा है, एक बॉल है, एक बॉल ये है, और ये एक कोन है, ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हमको इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। ये पिछले वाले क्वेश्चन के से थोड़ा सा सिमिलर ही है, लेकिन समझना। ये कौन है, कौन कैसा है, सॉलिड कौन है, तो ये कौन सॉलिड कौन हो गया प्लस सॉलिड स्फीयर, तो ये स्फीयर और कौन हो गया। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपने को पता करना है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे पता किया जाए। देखो कहाँ से पता किया जाए, कहीं ना कहीं से पता करना पड़ेगा। तो मान लो कि इसका मास है, कौन का मास है m2 और इस हेमिस्फीयर का मास है m1। हम लोग मान लो सेंटर ले लेते हैं कहीं ना कहीं, जैसे इस जगह पे सेंटर ले लूँ मैं, इस जगह पे क्या ले लूँ, सेंटर। अच्छा, इसका जो है मान लो कि ये है आपका रेडियस है r, ये इसका रेडियस जो है ना, इसका देखो ये कौन है, तो कौन में भी ये बेस जो होता है सर्कुलर होता है। मान लो इसका रेडियस भी r है और इसका रेडियस भी r है, स्फीयर का रेडियस भी r है, और जो नीचे वाला बेस वाला जो पोर्शन है इसका भी रेडियस कितना है, कैपिटल R, और इसकी जो हाइट है वो हाइट ले लेता हूँ मैं 4r, ये h है, कितना है 4r, ठीक है। अब सुनिए, अब मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है। कहाँ से पता करना है, मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है इस जगह से, यहाँ से सेंटर ऑफ मास पता करना है, ठीक है। अब सुनो बात को, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। तो पहले तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को टू पार्टिकल सिस्टम जैसे बना लूँ। तो देखो इसका मास जो है ना, इसका मास वो तो क्या यहाँ पे रहेगा क्या, तो इसका पूरा मास तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। इस कौन का, सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस बेस लाइन से यहाँ से h/4 हाइट पे होता है, तो यहाँ से h/4 हाइट पे मान लो इस जगह पे है, ये h/4 से ज़्यादा हो गया, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए h/4 हाइट पे है इसका, ठीक है। h जो है 4r है, तो h/4 कितना हो गया, h/4 कितना हो गया, r हो गया क्या, तो यहाँ से ये r हाइट पे ऊपर है। मतलब आप ये समझिए, ये जो है m1 तो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है इस जगह पे है, मान लो कि इतनी हाइट पे है, तो ये h/4, h का फोर्थ पार्ट, तो h कितना 4r, 4r का फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा, h कितना 4r/4, तो ये कितना हो गया r, मतलब ये यहाँ से कितनी हाइट पे, r हाइट पे है, तो ये इस जगह से r हाइट पे ऊपर है, तो r हाइट ये और ये भी r, इसका मतलब m1 से कितनी डिस्टेंस पे हो गया, r + r 2r पे, तो ये 2r हाइट पे हो गया, ये m2 है, ये बीच का डिस्टेंस आ गया, ये d आ गया क्या एक तरीके से। अब दो ऑब्जेक्ट को हमने सिंगल, मतलब ये पूरे जो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, इनको 2 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया क्या, तो ये 2 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसका हम सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। मान लो कि सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, ऐसे मान लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास से मान लो अगर मुझे ये पोजीशन पता करनी हो कि ये डिस्टेंस कितनी है x, तो क्या मैं पता कर सकता हूँ, क्या आएगा, x इक्वल टू क्या होने वाला है, इसका डिस्टेंस पता करना है, तो दूसरा वाला मास क्या आ गया, m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, और d कितना है 2r है, ठीक है। ये आ गया आपके पास में,
समझ गए? अब इस सिचुएशन में m1 और m2 क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अब की बार मैंने m1 m2 के मास आपको दिए नहीं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी नहीं दिए थे, लेकिन अब किया कैसे जा सकता है? या तो एक तरीका तो है कि m1 m2 के टर्म्स में रख दो, लेकिन दूसरा तरीका सुनो, इसको थोड़ा आगे करते हैं। m1 और m2 का मास, m1 क्या है? इस स्फीयर का मास, तो स्फीयर का मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सॉलिड स्फीयर है, तो मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम वाइज मास क्या रहेगा? देखो मास जो है वॉल्यूम वाइज अगर थ्री डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा होता है। तो 3D में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है m इक्वल टू क्या आएगा? रो इंटू वी, करेक्ट है। जैसे मान लो कि मैं m1 की बात करूँ तो m1 क्या आएगा? रो1 v1 और m2 क्या आएगा? रो2 v2। रो1 क्या है? रो1 है इसका मास डेंसिटी जो आएगा ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी, 3 डायमेंशनल मास डेंसिटी, ये चीज़ मैं रो के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मास डेंसिटी दिया हुआ रहेगा कि मास डेंसिटी है कितना, तो मास डेंसिटी आपको जो दिया हुआ रहे वो पुट कर लेना। और वॉल्यूम, जैसे m1 क्या है? m1 इस स्फीयर की बात है, तो इस स्फीयर का मास जो आएगा वो आएगा रो1 इंटू वी1। रो1 तो इसका डेंसिटी, इसका मास डेंसिटी मान लो रो1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो है v1। तो रो1 दिया हुआ रहेगा वो, और v1 क्या है? इसका वॉल्यूम। जैसे मान लो रो1 तो मैं एक बार रो1 ही पुट कर लेता हूँ, और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? इसका 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये m1 आ गया आपके पास में। सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूँ, तो इसका मास डेंसिटी क्या आएगा? रो2 इंटू इसका वॉल्यूम। अब देखो सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो पाई r इसका क्या है? रेडियस, r स्क्वायर हो गया, इंटू h हाइट, ये हाइट। अब हाइट को आप h को 4r भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी आएगा ये m1 का वैल्यू आ गया, ये m2 का वैल्यू आ गया। दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और अपने पास में क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। आ रही के पास समझ? इस तरीके से पता किया जा सकता है। तो ये देखो, अब इस टाइप के टर्म्स काम में आएंगे कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है तो रो के टर्म्स में आएगा मास, अगर एरिया वाइज है तो एरिया जो डेंसिटी, एरियल डेंसिटी जो होती है उसके टर्म्स में आएगा, सरफेस मास डेंसिटी जिसको सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग m1 और m2 के वैल्यू कैलकुलेट करके, अब देखो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए कई बार क्या होता है, रो1 और रो2 को इक्वल दे देता है, रो दे दिया, तो ये भी रो ये भी रो, तो यहाँ पे रो पुट करते तो रो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझे तो ये इस तरीके से किया जा सकता है, समझ गए? तो ये अपने पास में एक तरीका हो गया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में है एक प्लेट है, कैसा प्लेट है? ये सर्कुलर, ये स्क्वायर शीट है, और हमारे पास में है यहाँ पे ये एक ऐसी शेप में क्या है, एक डिस्क है। ये कैसा है? ये सेमी डिस्क है, ये सेमी डिस्क है। ये तो एक डिस्क हो गया, और ये क्या हो गया? एक स्क्वायर शीट हो गया। अभी जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ a है, ये 2a लेंथ है, ये भी 2a लेंथ है, ये भी 2a लेंथ है, तो ये तो स्क्वायर शीट हो गया, ठीक है। और ये जो है, इसकी जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस कितनी है? a, इसकी रेडियस a है, और इसकी जो लेंथ है वो साइड कितनी है? 2a। इन दोनों का जो डेंसिटी है, देखो अब ये डिस्क है, ये स्क्वायर शीट है, ओनली वायर नहीं है, शीट है। वो यहाँ पे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका कुछ मास होगा पता नहीं, लेकिन इसका जो मास डेंसिटी है वो आपके पास में है सिग्मा, क्योंकि 2D में क्या होता है? सिग्मा, और इसका भी मास डेंसिटी क्या है? सिग्मा है, करेक्ट है।
अब हमको क्या पता करना है, अब अपने को पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास कहाँ से पता करना है? सेंटर ऑफ मास वैसे तो कुछ दिया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर जगह से पता करो, लेकिन मान लो कि आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको यहाँ से पता करना, ओ से सेंटर ऑफ मास पता करना। तो देखो पहले तो आप क्या इस टू बॉडी सिस्टम, इस पूरे टू बॉडी सिस्टम को टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करोगे क्या? तो टू बॉडीज़ है इसके अंदर, तो इनको क्या करोगे आप, इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे रखोगे और फिर कैलकुलेट करोगे। तो जैसे मान लो कि ये फर्स्ट बॉडी ले लो आप, ये फर्स्ट बॉडी है, इसका मास मैंने ले लिया m1, और ये जो डिस्क है इसका मास है मान लो m2, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना, कहाँ पर है? इस m1 की बात करो तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहेगा। बिल्कुल बीच का मतलब समझते हो आप कि इधर से भी आधी डिस्टेंस पे और इधर से भी आधी डिस्टेंस पे। तो इस बॉडी का ये 2a है, ये 2a है, तो इधर से आधी डिस्टेंस a हो गई, क्योंकि ये 2a है तो a हो गई, और इधर से ये 2a है तो ये भी a हो गया। मतलब यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, a, सही है। तो आपको इसका क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास मिल गया। किसका सेंटर ऑफ मास मिला आपको? आपको सेंटर ऑफ मास मिला इस स्क्वायर शीट का, स्क्वायर शीट के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास में, इसके सेंटर ऑफ मास के। दूसरा इसके कोऑर्डिनेट, अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलता है भैया, आपको याद होगा। अगर मैं डिस्क के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहाँ से मिलेगा, ये इस जगह से मिलता है 4r/3π। डू यू रिमेंबर दिस? ये देखो यहाँ पे हमने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, डिस्क का, सॉरी डिस्क का नहीं है क्या, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था, ये रहा 4r/3π। तो ये किसका है, डिस्क का। कौन से डिस्क का? सेमी डिस्क का, आधे डिस्क का। 4r/3π, मैंने 2r/3π बोला क्या पहले? सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो कोई बात नहीं, इधर देख लो, ये अपने पास में आ गया। अपने पास कितना आया, इसका जो हाइट है ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा 4r/3π पे, कितने पे, 4r/3π। तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया a और यहाँ से हो गया 4r/3π। देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इस लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो अगर आपको ये ओरिजिन देता ना तो इजीली कैलकुलेट कर लेते आप, लेकिन अगर आपको ओरिजिन ये मिला है तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x तो पता आपको, x तो इधर a में मिल जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो देखो आपको 2 पॉइंट मिल गए। इस पूरे का सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, जो कि मास क्या होगा, m2, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट मिल गया। देखो इसके कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इधर से a पे और यहाँ से ये हाइट, यहाँ से ये हाइट, ये हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी हाइट है ये देखो। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया ये पूरा। अब इसमें कितना है, ये तो 2a और ये कितना है 4r/3π। तो ये हो गया आपके पास, हो गया 2a + 4r/3π। ये है इसके कोऑर्डिनेट। r का भी वैसे वैल्यू पता है आपको, r कितना a ही तो है, तो r की जगह पे आप a भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो a है, तो r = a। तो आप चाहो तो इसको r को आप a पुट कर सकते हो, जैसे a कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ, इसके कोऑर्डिनेट, तो इसका मास तो मान लो m1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो a, a पे। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, और मासेस आपके पास में m1 m2 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो सेंटर ऑफ मास पता करना, तो आप इनको 2 पॉइंट पार्टिकल समझिए। तो या तो आप इन दो को लेके d कैलकुलेट करके वैसे कर लो, लेकिन देखो ओरिजिन इस बार ये है, ओरिजिन ये है, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, अगर मैं मान लो x कोऑर्डिनेट की बात करूँ, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आएगा m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। तो m1 इसका मास आएगा नीचे वाले बॉडी का, और m2
ऊपर वाले बॉडी का मास। अब ध्यान से सुनना, मासेस क्या है इनके, अगर इसके मास की बात करूं, इस शीट की, स्क्वायर शीट का मास m1, तो देखो क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किस में, 2D में, मतलब एरिया में है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, मास अपॉन एरिया। तो m इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू एरिया। अगर मैं मान लो फर्स्ट बॉडी m1 की बात करूँ तो ये क्या आएगा, सिग्मा इंटू a1। वैसे सिग्मा 1 आता, लेकिन मैंने दोनों का क्या ले रखा है, सिग्मा सिग्मा, तो इसका सिग्मा इंटू a1। a1 क्या है, इसका एरिया, इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगर m2 की बात करूँगा तो ये क्या आएगा, सिग्मा इंटू a2। तो देखो मैं a1 और a2 इनके एरियाज है, जैसे ये स्क्वायर है तो a1 तो आ जाएगा इसका स्क्वायर का एरिया, a2 क्या है, इस डिस्क का एरिया, तो डिस्क का एरिया, फुल डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो उस तरीके से हम a1 a2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पज है कि एक बार मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो क्या आता है, सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा a2 x2 अपॉन यह आ जाएगा सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। तो देखो आपके पास में सिग्मा 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 ऊपर भी कॉमन आके इधर भी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये आ गया XCOM। सिमिलरली अगर मैं YCOM की बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। इस तरीके से मैं x भी पता कर सकता हूँ और क्या पता कर सकता हूँ, y भी। तो आप ये जो फॉर्मूले इनको एक तरीके से जनरल आइडिया समझिए इसको। अगर सिग्मा दोनों का सेम है तो ये सिग्मा हर जगह पे कैंसिल आउट होकर एरिया वाइज बच जाता है, मतलब एरिया 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 एरिया, ठीक है, इधर एरिया आ गया, तो यहाँ पे टोटल मास ना आके क्या आ गया, टोटल एरिया। यहाँ पे a1 a2 दोनों बॉडीज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज है वो आ गए। सिमिलरली अगर ये एरिया में ना होके वॉल्यूम में होता तो यहाँ पर एरिया की जगह क्या आता आपके पास में, वॉल्यूम। यहाँ पे v1 v2 v1 v2, जैसे अगर इस लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास में था ये वाला इसके अंदर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन ये स्फीयर में था, ये किस में था, ये कौन, तो ये वॉल्यूम में थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते, इस जगह पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो ये देखो ये ρ1 ρ2, तो ρ1 ρ2 में चलता है, ये किस में चलता, ρ1 एंड ρ2 में, और वहाँ पे किस में आता v1 v2 में। लेकिन रो अगर सेम हो जाता तो रो तो हट जाता, v1 v2 में चलता रहता। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सॉल्यूशन मिल रहा है इसमें अगर सिग्मा या रो या लेमडा जो भी आपके पास में मास डेंसिटी है, अगर मास डेंसिटी का वैल्यू सेम रह जाता है तो वो तो हट जाता है, इसमें आ जाता है एरिया या फिर आ जाता है वॉल्यूम डेंसिटी का फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास इस टाइप के सिस्टम्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसका सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। देन चलो भैया, तो कुल मिला के एक नोट समझ में आता है अपने को, इसका कंक्लूजन क्या मिलता है वो कंक्लूजन समझिए आप। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास में इतने सारे बॉडीज़ है और आप मल्टीपल बॉडीज़ है, अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल्स बताए उनमें तो मैंने दो के बताए, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बॉडीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल बॉडी को अलग ले लीजिए, इंडिविजुअल बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखिए, इंडिविजुअल बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे रखिए, और फिर उनके जो कोऑर्डिनेट है वो अगर पता कर लिए तो आप सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो। तो जैसे आपके पास में ऐसा मिलता था, कैसे आपके पास ऐसा होता था कि m1 जैसे x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये 2 बॉडी के लिए आता था, मल्टीपल के लिए और ऐड करते जाते थे। तो ये जैसे XCOM आता था आपके पास में, आता था ना, मैं आगे और कर देता हूँ इसको, m3 x3 ऐसे मान लो, ऐसे चलता जाए आपके पास में। मैं x से बता देता हूँ, अब y भी में समझ लेना, उसी को z में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये जो है आप
पॉइंट पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते थे फॉर्मूला, लेकिन जब आपके पास में ऑब्जेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हो और उस पूरे बॉडी को आप एक पॉइंट बना लो, तब ये इस टाइप का सिस्टम भी पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे अभी मैंने एक कॉन लिया और एक स्फेयर लिया, तो उस स्फेयर को एक पॉइंट बना लो, उस कॉन को भी एक पॉइंट बना लो उसके सेंटर मास पे। अब ये स्फेयर और ये जो कॉन है, इसका पूरा सिस्टम टू पार्टिकल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल सिस्टम के लिए तो अप्लाई करते हैं हम लोग। तो सिमिलरली ये अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज हो, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इन एरिया, सरफेस पे है मतलब 2D में, तो हम लोग क्या करते हैं, मास जो आता है वो सिग्मा ए के बराबर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि सिग्मा इक्वल टू एम ए, एम अपॉन ए, तो ये ऐसा आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए m1 इक्वल टू सिग्मा 1 a1, m2 इक्वल टू सिग्मा 2 a2, इस तरीके से चलता जाएगा। इसी तरीके से m3 इक्वल टू सिग्मा 3 a3। तो इन सब के वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा सिग्मा 1 a1 x1 प्लस सिग्मा 2 a2 x2 प्लस सिग्मा 3 a3 x3, इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या है अपने पास में, सिग्मा 1 a1 प्लस सिग्मा 2 a2 प्लस सिग्मा 3 a3, इस तरीके से हमारे पास में x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो, z कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो। पर एक सेकेंड, इस बात को समझना, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये सारे जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका अगर सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है, कांस्टेंट नहीं इक्वल है, इफ इसमें भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये सो ऑन, ये सारे इक्वल है, सिग्मा के बराबर है सपोज, तो यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब जगह से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। और सब जगह से सिग्मा कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा आपके पास में सिग्मा हट गया तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरीके से चलेगा अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से चलता जाएगा। ये इस तरीके से मिल जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ y के लिए भी हो जाएगी और z के लिए भी। रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। मास की जगह पे अपने पास में क्या आ गया, सिग्मा और एरिया, अगर 2D में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर सिग्मा जो है मास डेंसिटी जो है, एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, अगर वो भी सबके लिए इक्वल है तो सिग्मा भी रिमूव हो गया, अपने पास में क्या बचा, एरिया। तो फर्स्ट जो बॉडी है उसका x कोऑर्डिनेट उसका एरिया, दूसरी बॉडी उसका x कोऑर्डिनेट उसका एरिया, मतलब मास की जगह पे क्या आ गया, डायरेक्ट एरिया आ गया। तो यहाँ पे नीचे जो टोटल मास आता है उसकी जगह टोटल एरिया आ गया। यहाँ पे मास इंटू x आता है, यहाँ पे एरिया इंटू x, एरिया इंटू y, सॉरी एरिया इंटू x, एरिया इंटू x कोऑर्डिनेट, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हो सकता है कब, जब आपके पास में मास डेंसिटी जो मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप उनके सेंटर ऑफ मास पे करेस्पॉन्डिंगली शिफ्ट करके इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। डन। तो एक तरीका तो ये है आपके पास में x कैलकुलेट करने का, या मतलब कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेट करने का। अच्छा, इसमें अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन वो एरिया में ना होके वॉल्यूम में होता, तो वॉल्यूम में होता तो क्या होता, ये सिग्मा जहाँ पे आया वो वहाँ पे रो आ जाता, और वो जो एरिया आया उसकी जगह क्या आ जाता, वॉल्यूम आ जाता। मतलब ये फॉर्मूला कैसे बन जाता, ऐसे, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। कैसे बन जाता, इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, मतलब 3D में होता तो ये क्या हो जाता, मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो m1 इक्वल टू रो 1 v1 और m2 इक्वल टू रो 2 v2, इस तरीके से चला जाता। और आपके पास में वो जो आता XCOM, वो आपके पास m1 में आता रो 1 v1 x1,
ρ2 v2 x2 और इस तरीके से चलता जाता, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 ऐसे। और अगर इसमें भी ये कंडीशन ऐसे हो जाती, इफ ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो, मतलब सारे जो रो है वो सेम आ जाते, तो आपके पास में रो के टर्म्स ही हट जाते, आपके पास में v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 इस तरीके के टर्म्स आते और ये ऐसा हो जाता। तो आप बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे आ गया, कोन आ गया, सेमी सर्कुलर रिंग आ गया, डिस्क आ गया, स्फेयर आ गया, उन सबको आप इस तरीके के पैटर्न से कैलकुलेट कर सकते हो। डन। इसके ऊपर आगे कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। एक बार मैं टाइम देख लूँ, आधे घंटे की क्लास, 40 मिनट की लगभग क्लास हो चुकी है अपनी। तो या तो इस पर ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन और करा दे रहे, अदरवाइज आगे की चीज़ें हम चालू कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सी पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तो आपके लिए क्या हो जाएगा ये, फिर नई क्लास के अंदर नई तरीके की चीज़ें हम चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में है ये डिस्क है, स्क्वायर शीट है, ये क्या है, ये स्क्वायर शीट है। जैसे ये है ए, ये स्क्वायर शीट है, आपके पास में एक डी तो इधर बना दिया, डिस्क, एक डिस्क इधर बना दिया और एक डिस्क मान लो इधर बना दिया, दो डिस्क बन गए। ओके भैया, ये दो डिस्क बन गए और इसका सबका ये जो पूरा सिस्टम बना, इसका क्या पता करना है अपने को, सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे पता करें, देखो इसका ये ए है, इसको 2a ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए थोड़ा, ये 2a मान लो, ये भी स्क्वायर शीट है तो ये भी 2a हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया a और इसका रेडियस कितना हो गया a। डन। चलिए अब अपने को क्या पता करना है, मास डेंसिटी पता करनी है, मतलब सॉरी सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करें, देखो सुनना ध्यान से, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इस डिस्क का मास में मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2 और इसका मास हो गया m3। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इसका और इसका मास तो सेम ही आएगा क्या, अगर मास डेंसिटी सेम है तो, मास डेंसिटी अगर सेम है तो, पर ज़रूरी नहीं सेम हो, अलग भी हो सकता है। जैसे मैं एक आइडिया लेता हूँ कि इसका मास डेंसिटी मान लो सिग्मा है, इसका मास डेंसिटी है 2 सिग्मा और इसका मास डेंसिटी है सिग्मा, ऐसे इसका सिग्मा, इसका 2 सिग्मा, इसका सिग्मा, मैंने मेरे हिसाब से ले लिया कुछ भी। तो अब मुझे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखो इस पूरे सिस्टम को क्या करें, पहले तो हर एक इंडिविजुअल जो बॉडी है उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे रख लो। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में, जहाँ पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता है, इसका मास वहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मास यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इधर से a बाई और इधर से 2a का आधा a और इसका 2a का आधा a, तो इसके सेंटर ऑफ मास अपने को पता है a पे है। करेक्ट, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, तो मुझे पता है डिस्क का जो मिलता है इससे, ये जो हाइट है, ये हाइट मुझे पता है, ये हाइट कितनी है 4r/3π पे मिलता है, ये यही होता है। तो अगर मैं ओरिजिन लूँ, जैसे मान लो ओरिजिन है अपने पास में, मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास पता करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पता करना चाहते हो,
यहाँ से भी पता किया जा सकता है, यहाँ से पता किया जा सकता है, कहीं से भी पता किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टफ रहेगा, हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लेते हैं, ये तो आ ही जाएगा। या कोई भी आपको जो ठीक लगे वहाँ से किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन कर लेते हैं। अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया मेरे को a बाई इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो है यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया इसके सेंटर ऑफ मास का a, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, y कोऑर्डिनेट मिला ये पूरा हाइट। ये हाइट कितना है, ये तो 2a, और ये कितना है ये। तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करो तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया इसका a, और y कोऑर्डिनेट कितना मिला इसका y कोऑर्डिनेट मिला ये 2a प्लस 4r/3π। अब 4r देखो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, r क्या है इसका रेडियस a के बराबर है, तो ये हो गया 2a प्लस 4r, r की जगह a/3π। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से, क्योंकि ये भी डिस्क है तो डिस्क के इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, आपको दिख तो रहा है। ये अगर मैं बात करूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी इससे 4r/3π पे, जैसे उसके लिए मिला, तो ये डिस्टेंस है 4r/3π, और r कितना है इसमें भी a है, तो ये है 4r/3π। और यहाँ से अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखूँ तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2a प्लस 4r/3π, तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2a प्लस 4r/3π, r a है तो 4a/3π, ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इस हाइट पे मिलेगा, तो यहाँ से हाइट कितनी होगी a, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया a। तो इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, और इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों के अपने पास में क्या मिल गए कोऑर्डिनेट। अब मैं इसको दूसरी ज्योमेट्री में बना देता हूँ, देखो ऐसा मिल गया अपने को ऐसे मिला, ये है इधर से ये और इधर से ये, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में a, तो इसकी जगह पे m1 पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे m2 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे पुट कर सकते हैं m3 कर लेंगे। तो अपने पास में एक पार्टिकल तो आ गया m1, दूसरा आ गया m2, और एक कुछ यहाँ पे आ गया m3। इसके कोऑर्डिनेट है a, 2a प्लस 4a/3π, और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास में 2a प्लस 4a/3π, कोमा, ये तो x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट जो मिला अपने को, y कोऑर्डिनेट मिला a, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मिले मेरे को a, a पे। तो तीन पार्टिकल है, तीनों के कोऑर्डिनेट पता, x कोऑर्डिनेट भी पता, y कोऑर्डिनेट भी पता है, और तीनों के मास पता करना बाकी रह गया। क्योंकि मास मिल गया तो अभी पहले थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे, मास, इसका मास क्या है, देखो क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, एरिया में है, एरिया में है तो मास इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा इंटू एरिया, तीनों का ही एरिया में है। तो m1 की बात करूंगा तो क्या आएगा सिग्मा 1 इंटू a1। अब देखो मैंने ये बोला था कि इसका सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, और इसका क्या है 2 सिग्मा। अब मैंने खुद से ही मान लिया, या तो हो सकता है दिया हुआ रहे कुछ ना कुछ, ये जनरली ऐसा आता है कि एक का सिग्मा है, एक का 2 सिग्मा है, एक का सिग्मा/2 है, इस तरीके से, ताकि कुछ कैंसिल आउट भी हो सके और वेरिएशन भी हो सके, अलग अलग भी वैल्यू दे दी मैंने। तो इसका सिग्मा 1 जो है इसका सिग्मा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया मान लो a1, ठीक है। m2 जो है वो क्या आएगा सिग्मा 2 a2, तो सिग्मा 2 कितना है, इसका भी सिग्मा ही है, सिग्मा a2। m3 क्या आएगा सिग्मा 3 a3, तो सिग्मा क्या है 2 सिग्मा है, इसका 2 सिग्मा है, और ये आ जाएगा एरिया a3। तो देखो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मैं x कोऑर्डिनेट पता कर लेता हूँ, आप y पता कर सकते हैं। अगर x COM पता करना है मुझे, तो मेरे पास में क्या है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3,
ऐसे m1 का वैल्यू सिग्मा a1 x1 का वैल्यू देखो ये रहा a, x1 का वैल्यू कितना है a प्लस, चलो एक सेकेंड इसकी वैल्यू बाद में पुट करता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x1 प्लस इसका क्या आएगा m2 क्या है सिग्मा a2 x2 प्लस इसका क्या है m3 है आपके पास 2 सिग्मा आपके पास में आएगा 8 3x3 अपॉन m1 का वैल्यू सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2 प्लस 2 सिग्मा a3। मैंने m1 m2 m3 के वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे पुट किए तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो सिग्मा हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 के साथ में 2 भी आ रहा है यहाँ पे, ये 2, ठीक है। अगर देखो सिग्मा सेम होता तो सिग्मा कट जाता बाहर आके, यहाँ पे 2 नहीं बचता, लेकिन सिग्मा सबका सेम नहीं है इसलिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टर्म आ गया। यहाँ पे है a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ये आ गया XCOM। अब x1 x2 x3 के वैल्यू पुट कर लो और एरिया की वैल्यू पुट कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया आपको, बाकी आप अगर चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे। देखो अभी मैंने ये जो फॉर्मूला लिखवा है ये वाला एरिया वाला ये था, आप सिग्मा 1 a1 सिग्मा 2 a2 सिग्मा 3 a3, जैसे इसका वैल्यू सिग्मा 1 का सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, इसका 2 सिग्मा है, सिग्मा 2 सिग्मा है, तो डायरेक्ट वो आ जाता। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये ध्यान रख के, ठीक है। अभी थोड़ा मैंने डिटेल मेथड बताया है, ये आ गया। अब x1 x2 x3 के वैल्यूज है, जैसे इसका x1 क्या है a है, इसका क्या है ये है, ये क्या है इसका a है, और एरिया क्या है। अब देखो इसका एरिया, ये स्क्वायर शीट है, इसका भी एरिया पता है, इसका भी एरिया पता है, इसका भी एरिया पता है। एरिया तो हम सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अरे एरिया तो कैलकुलेट करना जानते हो ना, कैसे एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो आओ। एरिया अगर बात करें तो पहला क्या है स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसका जो स्क्वायर शीट अपने पास में है उसका जो डायमेंशन है ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। कितने मिनट हो गए सर, 1 आवर 47, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा है a2, ये सेमी डिस्क है, आधा डिस्क, तो आधा डिस्क का एरिया क्या होता है देखो पाई r स्क्वायर बाई 2 ऐसे होता है डिस्क का एरिया। अगर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इसमें आधा है, a है, मतलब r जो है वो क्या है a है, तो ये पाई a स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली आपका जो a3 है वो भी डिस्क है आधा, सेमी डिस्क, तो वो भी क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 2। तो a1 भी पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है। a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x1 x2 x3, x1 का a है, x2 का ये है 2a प्लस 4a बाई 3, और x3 क्या है a है। इन सब के वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं XCOM पता कर सकते हैं। जैसे XCOM मिलेगा अपने क्या कर सकते हैं YCOM भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो इसको यहीं पे हम फिनिश करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केवीटी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का एक बार सेंटर ऑफ मास का जो स्टैटिक टाइप का प्रॉब्लम्स था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम केवीटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।